तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यह वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए लाया हूं जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एएलपी की, टेक्नीशियन की, जेई की और ग्रुप डी की। अभी ग्रुप डी में 22,000 प्लस पोस्ट निकली हैं, तो ये उन सब के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस का पोर्शन अगर है तो उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। साथ में क्लास 10th के विद्यार्थी हैं या फिर 12th के हैं या फिर 12th पास आउट हैं तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11th में है तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मात्रक एवं मापन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। 2-3 प्रश्न तो इस टॉपिक से आते ही हैं। तो पहला है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिसे मापा जा सके वही भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसको मापा जा सकता है। ठीक, परिभाषा, वे राशियाँ जिनका मापन संभव है और एक संख्या में उनको व्यक्त किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं भैया मापन। मापन का मतलब है वे राशियाँ, वे क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, भौतिक राशि। उदाहरण जैसे आपकी लंबाई, उसको हम माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, क्षेत्रफल को माप सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं। मैंने लेंथ हो गया, हाइट हो गई, मास हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्या नहीं है, क्या आप नहीं माप सकते? जैसे खुशी नहीं माप सकते हैं, गुस्सा नहीं माप सकते हैं, सुख या दुख नहीं माप सकते हैं, इन्हें मापा नहीं जा सकता, इसलिए भौतिक राशि नहीं है। ठीक, भौतिक राशियाँ वे होती जिनको मापा जा सकता है। भौतिक की केवल मात्रा, क्वांटिटी और सत्य पर आधारित होती है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल राशियाँ वर्सेज व्युत्पन्न राशियाँ, यानी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर है। स्वतंत्रता बनाम निर्भरता, इंडिपेंडेंस वर्सेज डिपेंडेंस। मतलब मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्या होती है, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। तो मूल राशियाँ क्या किसको कहते हैं, जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। मतलब मूल का मतलब जड़, यानी मेन वाली जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। शब्द से ही समझ लो उसको, जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं वो मूल राशियाँ कहलाती हैं। किसी और पर मतलब स्वतंत्र होती हैं, किसी और पर आश्रित नहीं होती हैं। ये होती हैं कुल 7, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इस तरीके से। व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं या मूल राशियों से बनती हैं। उदाहरण जैसे चाल है तो दूरी और समय से मिलकर बनी है। ठीक, और क्षेत्रफल है तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनी है। ये हो गई मूल राशियाँ। और इनसे ईंटा मान लिया और ईंटों से मकान बना है तो ये हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी मूल राशि नहीं है, तो समय है, द्रव्यमान है, बल नहीं है। बल क्या है, एक बल का फार्मूला होता है, F बराबर यम है, द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान जो है मूल राशि है, लेकिन त्वरण भी मूल राशि नहीं है, तो ये बल भी मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग देखेंगे अदिश और सदिश राशि। क्या होता है अदिश और क्या होता है सदिश। इसमें होता है दिशा का खेल। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, जैसे किलोग्राम में नाप लिया। दूरी, चाल, समय, आयतन। माने दूरी का मतलब जैसे अपने यहाँ से लखनऊ गए, सीतापुर से लखनऊ गए, या लखनऊ से दिल्ली गए, या दिल्ली से मेरठ गए, तो वहाँ आप किस रास्ते से जाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितनी दूरी तय किए हैं, तो उसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बल, आप बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं। जैसे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, ए से बी की ओर कि बी से ए की ओर, तो दिशा होगी। बेग में भी दिशा, विस्थापन में भी दिशा होती है। अंतर, 50 किलोग्राम अधिक है लेकिन 50 न्यूटन का बल नीचे की ओर, ये सदिश राशि में आएगा। बिना दिशा के सदिश राशि अधूरी मानी जाती है। विद्युत धारा में दिशा होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी यह एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दुनिया भर में मापन के अलग अलग तरीके। कहीं पे सीजीएस है। सीजीएस का मतलब क्या है, ये फ्रांस में सीजीएस का प्रयोग किया जाता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का सेकंड। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ये ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में इसको मानते थे हम। तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। और एमकेएस मीट्रिक प्रणाली, इसको लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। बाद में क्या किया गया,
समस्याएं उत्पन्न हुई तो एसआई यूनिट की खोज की गई। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कन्फ्यूजन हटाने के लिए एसआई यूनिट की जरूरत पड़ी। आप लोग भी एसआई मात्रक याद करना, परीक्षा में एसआई मात्रक पूछे जाएंगे। 1 पाउंड में लगभग 453.6 ग्राम होते हैं। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। ठीक, इसको याद रखेंगे। एसआई पद्धति 7 मूल मात्रक, कितने? 7 मूल मात्रक सन 1971 में स्वीकृत किए गए एसआई यूनिट, जिसमें 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योतिर्विद्या का कैंडेला, पदार्थ का मात्रक मोल। इसके अलावा बाकी सब राशियाँ इन्हीं से मिलकर बनती हैं, जिनको हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहेंगे। तापमान का एसआई मात्रक सेल्सियस नहीं केल्विन होता है। गलती नहीं करना है, आपको याद रखना है। ठीक, तब वहाँ पे सेल्सियस नहीं लगाना, केल्विन लगाना। अब देखो संपूरक राशियाँ और विमीय सूत्र आ गया। संपूरक राशियाँ क्या होती हैं? कोण और घन कोण, 2 मात्रक रह गए, कोण और घन कोण, तो इनको भी पूरक मूल राशियों में शामिल किया गया है। तो कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण 2D कागज पर 2D का मतलब यही जो सिंपल कागज होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसको हम लोग 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। इसमें मात्रक रेडियन होता है। 1 रेडियन में मतलब पाई रेडियन में होता है 180 अंश। तो 1 रेडियन में क्या हो जाएगा? 1 रेडियन में होगा 180/पाई। ठीक, अगला देखते हैं ठोस कोण, मतलब इस तरीके का है तो 3D है। 3D मॉडल है, 3 डायमेंशन, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है, तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होगा। विमीय सूत्र, राशि को देखो, द्रव्यमान को कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे, लंबाई को कैपिटल एल से और समय को कैपिटल टी से। उदाहरण जैसे चाल का निकालना है और घनत्व का, तो यहाँ पे दिखाया गया है। कोण की इकाई होती है, कोण की इकाई तो होती है, लेकिन इसकी कोई सीमा मतलब बीमा कोई नहीं होती, डायमेंशनल कोई भी नहीं होती है। कोण का मात्रक तो होता है रेडियन और घन कोण का भी मात्रक होता है स्टेरेडियन, लेकिन इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। उपसर्ग यानी परफिक्स 10 की घात में याद करेंगे। देखो, यहाँ से याद करेंगे। 1 किलो में होते हैं 10 की पावर 3, मेगा में होते हैं 6, गीगा में होते हैं 9। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मेगा में 10 लाख, और यहाँ पे तो इस तरीके से किलो से याद रखेंगे 10 की घात 3, मेगा से 6 और गीगा से 9। इसी प्रकार आप लोग याद रखेंगे मिली में 10 की घात -3, माइक्रो में 10 की घात -6, नैनो में 10 की घात -9। तो ये आपको याद रखना है। ये बड़े मात्रक हो गए इस साइड के हो गए छोटे मात्रक। और भी हैं पिको आ जाएगा 10 की घात -12, और यहाँ पर फर्मी आता है 10 की घात -15, ये हो जाता है। सड़क की लंबाई किलोमीटर में और परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। माइक्रोन 10 की घात -6, नैनो 10 की घात -9। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। यह रेलवे ग्रुप डी का परफेक्ट सवाल है, पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे खगोलीय दूरियां, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एक एरिया यूनिट कहते हैं सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम लोग कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU। इसमें होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, और इसको अगर लिखेंगे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 15 × 10⁻10 आ जाएगा। मतलब 10 जीरो का मतलब है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। प्रकाश वर्ष, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मात्रक जो है क्या होता है? इसका मात्रक होगा मीटर में आएगा, क्योंकि ये दूरी है, समय का मात्रक ये नहीं। वर्ष लिखा है लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। पारसेक सब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक में होते हैं 3.26 लाइट ईयर माने प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? उत्तर है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। अब देखते हैं वैज्ञानिक यंत्र फ्लूइड यानी एयर। अब देखेंगे यहाँ पे सटीक मापन के उपकरण। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए पहाड़ों पर दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और पहाड़ों पर दाब क्या हो जाता है? वायुमंडल का घट जाता है। इसीलिए
पहाड़ों पे स्याही पेन से बाहर आ जाती है, ब्लड नाक से बाहर आने लगता है और भोजन जल्दी पक जाता है। हाइग्रोमीटर हवा में नमी आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर नमी मापता है हवा में या आर्द्रता। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। हाइग्रोमीटर नमी और हाइड्रोमीटर जल की घनत्व में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना। इसमें है हाइग्रो और इसमें है हाइड्रो। ड्रो माने डेंसिटी, डेंसिटी माने घनत्व, याद रखना। और इसमें तो डी है नहीं, तो इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक। वैज्ञानिक यंत्र मोशन एंड इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे गति, विद्युत और ध्वनि का मापन। स्पीडोमीटर अथवा ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर चाल बताता है, स्पीड बताता है, जबकि ओडोमीटर केवल मीटर लगा है, यानी ये दूरी को मापता है कि ये हो जाती है। देखो ये जो है ये चाल बताता है, कितनी चाल आप चल रहे हैं, तो ये हो गया स्पीडोमीटर। और ये जो लगा है ये है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर, इसमें दूरी लिख कर आ रही है। अमीटर, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। ये अमीटर है, श्रेणी क्रम में सदैव जोड़ा जाता है। विद्युत धारा की मात्रा मापता है। गैल्वेनोमीटर ये भी धारा को मापता है, लेकिन ये कम धारा को मापता है, मिली एम्पियर वाली धारा को मापता है। प्लस धारा की दिशा भी बताता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत और सोनार, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो ये होता है पराश्रव्य तरंगें जो हम सुन नहीं सकते हैं, इससे समुद्र की गहराई को मापा जाता है। चमगादड़ भी अपने शिकार को ढूंढने के लिए और आगे रास्ता पहचानने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर और मीटर में मुख्य अंतर दिशा बताने का होता है। गैल्वेनोमीटर धारा के साथ साथ दिशा भी बताता है और छोटी धारा को मापता है। अमीटर बड़ी धारा को मापता है और दिशा नहीं बताता है, केवल परिणाम बताता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चमगादड़ के बारे में बता दिया। कुत्ता और बिल्ली भी जो है इस ध्वनि को सुन लेते हैं, पराध्वनि को, ठीक। मतलब कहाँ गया, पराश्रव्य तरंगों को, पराध्वनि को सुन लेते हैं। वहीं पर मतलब बड़े जानवर जैसे हाथी और व्हेल मछली, ये सभी अवश्रव्य तरंगों को सुन लेती हैं, वो जो सबसे कम होती हैं। अब निष्कर्ष और अगला अध्याय। हम तो ना तो अवश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, ना तो पराश्रव्य को। हम सुन सकते हैं बस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। निष्कर्ष और अगला अध्याय यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करिए।